Well, friends, I hope you are able to see this word file and me as well. Today we are going to start with subsidiary alliance system. In the first unit that we have completed yesterday, we have seen first topic that was the political condition of India in the 18th century and how that was advantageous to the British because Indian rulers were by and large quite divided. There was no central authority. Mughal were considerably weakened, and the Marathas, though militarily supreme, they did not really had a very well established administrative structure, and neither they had unity. It was not a unified administration. एक कोई unified प्रशासकीय व्यवस्था मराठों ने नहीं दी, और वो उनकी एक कमी रह गई थी। और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ मानी जाती है, जिसके साथ में ब्रिटिशों का जो डोमिनेशन था बंगाल के ऊपर मुख्य रूप से वो शुरू हो गया। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि यहाँ की जो सबसे स्ट्रांग मिलिट्री पावर जो थी 18th सेंचुरी में मराठा, उनको कैसे ब्रिटिशों ने हराया एक एक करके। उनको पहले अलग किया, फिर पहले वो उनके राज्यों में अपनी एंट्री की, एंड देन देयर वर 3 एंग्लो मराठा वॉर, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर व्हिच वाज ओवर इन 1818, the Maratha Empire became extinct. Then we have also seen कि सिखों के साथ में ब्रिटिशों की जो दो लड़ाइयाँ हुई, रणजीत सिंह जब तक जीवित थे 1839 तक, तब तक तो सिख एम्पायर बनी रही, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जो केओटिक सिचुएशन हुई, उसका ब्रिटिशों ने पूरेपूर फायदा उठाया, कुछ लोगों को अपने साथ में मिला लिया। और कैसे हम लोगों ने देखा कि सिख कमांडर जो होते थे वो खुद ब्रिटिशों से मिले हुए थे, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। उसमें सिख हार गए, द ब्रिटिशर्स दे हैव ऑक्युपाइड लाहौर। और उसके बाद में सेकंड एंग्लो सिख वॉर में हमने देखा कि कैसे जो विद्रोह था उस विद्रोह को ब्रिटिश दबाने में, उसको समाप्त करने में सफल हो गए, एंड नाउ पंजाब हैज आल्सो पास्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये जो सारी सिस्टम चल रही थी, हम लोगों ने इसमें देखा कि दे आर expanding the British Empire by direct war, and then apart from that they have also tried another measures by which they can either get a foothold in the in the kingdom of the indigenous ruler। किसी indigenous ruler के भारतीय शासक के दरबार में या उनके राज्य में उनको उनको प्रवेश मिले, फिर उनका प्रभाव बढ़े और धीरे धीरे फिर उस राज्य को समाप्त करे। ये भी तरीके उन्होंने अपनाए। तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण तरीका जो था वो था सब्सिडारी अलायंस सिस्टम, इसको कहते हैं। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या थी, किसने इसकी शुरुआत की, और ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के फायदे ब्रिटिशों को क्या थे और भारतीय लोगों को उसकी क्या नुकसान थी, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम थी ये भारत में थी काफी दिनों से, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसने किया है तो वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1798 टू 1805। और वो काफी इंपेरियलिस्टिक साम्राज्यवादी विचारसरणी उनकी थी, एंड अंडर हिम देयर वाज एन वेरी एक्सटेंसिव एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ही वाज 37 इयर्स ऑफ एज, एंड ही वाज फुल ऑफ एनर्जी एंड एम्बिशियस। एंड उसका एक विजन था कि आई वांट टू मेक ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया, एंड आई वांट टू आल्सो रिड्यूस the power of Indian states। और वो ये भी चाहते थे कि कई सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशों के मित्र थे और उनके माध्यम से ब्रिटिशों का यहाँ पर प्रभाव होता था। ही वॉज इंटरेस्टेड कि इन लोगों का पावर और कम कर दिया जाए ताकि ब्रिटिशों का पावर बढ़ता रहे। एंड पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन इंटरवेंशन जो उसके पहले फॉलो की थी कुछ समय ब्रिटिशों ने, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। एंड ही अडॉप्टेड वेरी हाई हेडेड पॉलिसी एंड ऑफेंसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन रूलर। एंड यंग थे तो काफी एनर्जेटिक थे, ईगो भी उनका बहुत था। वो अपने आप को बंगाल टाइगर कहते थे कि आई एम अ बंगाल टाइगर एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर अ प्रे। मैं किसकी शिकार करूं, मैं देखते रहता हूँ। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड द इंपीरियलिस्टिक रूलर हैड टुवर्ड्स इंडियन रूलर। और ये बात भी मानते थे कि भाई यूरोप में जो पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हुई है और जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना चाहती है, वो तो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम है। तो भारत के लोग क्यों उसमें आने से डरते हैं, क्यों ये इंडियन रूलर जो है दे आर नॉट दे आर करप्ट, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट रूलर, एंड ये इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन पीपल। ये भारतीय लोगों की भले की बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर आ जाए।
मराठा टेरिटरीज का एनेक्सेशन जो हुआ, मराठा टेरिटरीज जो ब्रिटिश एम्पायर में एसिमिलेट हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में एसिमिलेट हो गई, उनका कहना था कि दैट इज गुड फॉर द पीपल बिकॉज ही हैड अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा और मैसूर उस समय समाप्त हो चुके थे एंड सिचुएशन वाज क्वाइट फेवरेबल फॉर द एक्सपेंशन। ही डिस्क्राइब दैट हिज पॉलिसी इज जस्ट एंड रीजनेबल। उसका जो कहना था कि भाई जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ के शासकों का राज्य समाप्त करके अगर अपनी एम्पायर बढ़ाते हैं तो दैट इज जस्ट रीजनेबल है, लोगों की भलाई की बात है। क्योंकि मराठों का जो प्रशासकीय व्यवस्था थी वो फुल ऑफ इंट्रीग्यू थी, डुप्लीकेसी उसमें ज़्यादा थी। और he was expanding the British domination in India, and for that, he adopted three methods: subsidiary alliance, outright war भी हम लोग बाद में देखेंगे, एंड जो सबऑर्डिनेट रूलर थे उनकी टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लेना, उनकी टेरिटरीज को ब्रिटिश एम्पायर में एसिमिलेट कर लेना। सो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो थी, इसमें क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू कीप देयर फोर्सेस फॉर द हेल्प ऑफ द नेटिव रूलर। एक नेटिव रूलर, एक जो राजा थे, भारतीय राजा, उनकी मदद के लिए एक सेना रखी जाती थी और उसके बदले में उन राजाओं से या तो पैसे लिए जाते थे या फिर टेरिटरी ली जाती थी, जमीन ली जाती थी। तो ये जो सिस्टम थी ये वेलेस्ली के आने से पहले भी यहाँ पर इंडिया में थी। और ये हम लोग देखते हैं कि ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है इसकी ग्रोथ जो हुई है, इट हैज बिकम ग्रेजुअली ग्रो हुई है। जैसे कि सबसे पहले की जो सिस्टम थी वो ये यहाँ से शुरुआत हुई कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ ट्रूप्स है उसको किसी राजा को लड़ाई के समय दे दिया जाए, और ये हो कि उस ट्रूप का उस लड़ाई के दौरान जिस जिस समय तक वो भारतीय राजा को मदद करेंगे, उस लड़ाई के दौरान जो खर्चा होगा वो भारत के राजा उसको उठाएंगे। दूसरा सिस्टम, दूसरी स्टेप, अगली स्टेप ये आई कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किसी भारतीय राजा के साथ में दोस्ती कर लेते थे और एक जॉइंटली लड़ाई लड़ते थे। कहते थे कि आपके जो दुश्मन है उसके साथ में हम लोग जॉइंटली लड़ाई करेंगे और जब तक लड़ाई चलेगी आप जो हमारे फौज का जो है वो खर्चा आप दे दीजिए। तो ये सेकंड स्टेज थी। तीसरी स्टेज आई है उसकी और इम्प्रूवमेंट थी। तीसरी स्टेज में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने कहा कि देखिए आपको जो है फौज हमारे साथ में देने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये फौज जमा कर देंगे, फौज को हम लोग ट्रेन भी करेंगे, ब्रिटिश अधिकारी उनको ट्रेन करेंगे और वो फौज आपके साथ में रहेगी, आपके लिए लड़ाई लड़ेगी, आपकी रक्षा करेगी बाहरी आक्रमणों से और अंदर अंदर के विद्रोह से। और इसके लिए क्या होगा, उस फौज का जो खर्चा होगा वो पैसा आपको देना होगा, हर हर साल उसका जो खर्चा आता है। तो इस तरीके की ट्रीटी जो सबसे पहले उन्होंने की वो निजाम के साथ में की 1798 में। अभी इसमें एक समस्या ये होने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सिपाहियों के खर्चों के लिए डिमांड इतनी ज्यादा होती थी कि वो भारतीय रूलर दे नहीं पाते थे, और वो जो खर्चा था हर साल उनका पाइलअप होते जाता था, हिसाब पाइलअप होते जाता था। फिर वो उसमें से एक सिस्टम को और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, भारतीय रूलर को कह दिया गया कि भाई आप पैसे अगर नहीं दे पाते हो तो आप एक कोई एरिया हमको दे दीजिए, उस एरिया से जो रेवेन्यू आएगा, जो टैक्स कलेक्शन होगा, उससे हम लोग अपने जो प्लाटून है, जो सिपाही हमने ट्रेन किए हैं, उनको जो मेंटेन करे उसका खर्चा हम लोग चलाएंगे। तो इस तरीके की ट्रीटी जो थी निजाम के साथ ही 1800 में शुरू हो गई। तो तीनों एग्जांपल मैंने निजाम के दिए है। सबसे पहले 1768 में जब केवल लड़ाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रूप आती थी और केवल लड़ाई के समय उनका खर्चा जो था वो जो भारतीय रूलर है वो चलाता था। उसके बाद में वो फौज जो थी हमेशा के लिए उस रूलर के दरबार में रहने लगी, रूलर के राज्य में रहने लगी, और भारतीय रूलर को दे हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। और ये भी एग्रीमेंट जो था, ये भी सब्सिडारी अलायंस जो था वो 1798 में साइन हुआ था निजाम के साथ में, और उसको 2 साल के बाद में फिर उसमें इंप्रूवमेंट कर दी गई, कहा कि भाई पैसे आप अगर नहीं दे पाते हो तो यू हैव टू गिव लैंड। और फिर इसी तरीके की कोशिश आगे वेलेस्ली ने की है। और इसका अगर हम हिस्ट्री देखने की कोशिश करेंगे, सब्सिडारी अलायंस मतलब किसी पैसे या जमीन के बदले में भारतीय राजा की मदद करना, ये जो यूरोपीय लोगों ने कोशिश की थी, ये सबसे पहली कोशिश असल में फ्रेंच लोगों ने की थी। फ्रेंच गवर्नर जो था ड्यूप्लेक्स, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड हेल्पिंग द इंडियन रूलर इन लिeu ऑफ द कैश, इन लिeu ऑफ द एक्सपेंसेस। उसके बाद में ब्रिटिशों ने भी इस सिस्टम को शुरू किया। अर्लियर सबसे पहले जो सब्सिडारी ट्रीटी जो ब्रिटिशों ने साइन की थी वो थी बक्सर की लड़ाई के बाद में। बक्सर की लड़ाई में आपको अगर याद होगा तो 3 पावर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था।
वो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजा उदौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो अवध के नवाब को उन्होंने जब हराया तो उसके साथ में अलग से ट्रीटी कर दी, और उस ट्रीटी में एक बात उन्होंने कह दी कि वी विल बी डिफेंडिंग योर फ्रंटियर, आपकी जो बॉर्डर है उसका हम लोग डिफेंड करेंगे, और इस डिफेंस का जो खर्चा है वो आपको देना होगा। तो और उसके लिए एक ब्रिटिश रेसिडेंस जो है, ब्रिटिश ऑफिसर है, वो लखनऊ में रहेगा आपके साथ में। तो ये सबसे अर्ली उदाहरण हम लोग देखते हैं नवाब औध के साथ में जो ट्रीटी ब्रिटिशों ने की थी। उसके बाद में काफी समय तक और किसी राजा के साथ में ऐसी ट्रीटी नहीं हुई, भारतीय राजा के साथ में। और नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करीब करीब 22 साल बाद एक ट्रीटी की थी 1787 में। एंड यहाँ पर देखिए, पहले जो नवाब ऑफ औध के साथ में जो किया था 1765 में, उसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उस राजा के ऊपर, उस नवाब के ऊपर नहीं डाले गए थे। लेकिन अभी नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ में जो कॉर्नवालिस ने ट्रीटी की, कॉर्नवालिस वाज आल्सो एन इंपीरियलिस्ट, उस समय तक ब्रिटिशों की कंडीशन काफी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक के नवाब के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल हैव आर्मी इन योर टेरिटरी, जिसके एक्सपेंसेस आपको देने होंगे, बट यू विल नॉट हैव एनी रिलेशन विथ एनी अदर पावर, और भी किसी पावर के साथ में आपकी रिलेशन नहीं रहेंगे। फिर नवाब औध के ऊपर ब्रिटिशों ने धीरे धीरे अपना सिकंजा कसना शुरू किया। दे ट्राई टू पुट मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नवाब ऑफ औध। और नवाब ऑफ औध जिसके साथ में पहले 1765 में एक ट्रीटी साइन की थी, बाय व्हिच द ब्रिटिशर्स हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर, उसके ऊपर 1798 में एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया कि यू विल नॉट हैव कम्युनिकेशन और एडमिट एनी पर्सन ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, कोई भी यूरोपीय व्यक्ति को आप अपने दरबार में काम पे नहीं रखेंगे, और यू विल नॉट नाइदर हैव एनी कम्युनिकेशन विद द यूरोपियन पावर। इसके पीछे का पर्पस ये था कि उस समय फ्रेंच भी इंडिया में अपना पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एंड द ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू कर्टेल एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेंच पीपल टू इंक्रीज देयर पावर। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू हो गए। तो हम लोग देखते हैं इसकी कैसे ग्रोथ हो रही है। 1798 में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और के नवाब के ऊपर। और बाद में जब लॉर्ड विलिस लिया है, तो लॉर्ड विलिस ने ही इंसिस्टेड दैट instead of paying money for the expenses of the troop, the ruler should set some territory, and that is how he modified the system of subsidiary alliance. वेल, तो क्या क्या ये जो वेलेस्ली ने क्या क्या सिस्टम लाई, यू नो, बाय दिस सिस्टम, बाय दिस क्लॉज, ही यूज्ड टू मेक द Indian ruler as a kind of subordinate, and established the British power as a paramount power. British power ऊंची है, हायर है, और इंडियन रूलर उसके सबॉर्डिनेट है। ये वो हमेशा उस ट्रीटी से भारतीय राजा को ये रियलाइज करने की कोशिश की जाती थी। तो उसके क्या क्या क्लॉजेस हुआ करते थे। अभी जब भी कोई भारतीय राजा सब्सिडरी अलायंस लेता है, ट्रीटी साइन करता है सब्सिडरी अलायंस के लिए, तो व्हाट यूज्ड टू बी द क्लॉजेस आफ्टर लॉर्ड वेलेस्ली और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, हम लोग उसको देखेंगे अभी। The ruler of the Indian state was compelled to accept the British forces within its territory and to pay subsidiary for its maintenance. The ruler generally ceded the part of his territory instead of paying annual subsidy, and you know, this was done allegedly for the protection of the ruler. British कहते थे कि हम ये आपके लिए, हम लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है। ब्रिटिश रेसिडेंट उस रूलर के कोर्ट में होता था। रूलर could not employ any European in his service without the approval of the Britishers. He could not negotiate with any other Indian ruler without consulting Governor General. In return, British undertook to defend the ruler from his enemies. He also promised that the Britishers company, they also promised that we will not interfere in the internal affair of the state. हम लोग आपके अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे, लेकिन ये प्रॉमिस जनरली नहीं रखा जाता था। इन रियलिटी वास्तव में ये होता था कि बाय साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस, द इंडियन रूलर दे वर्चुअली साइन अवे देयर इंडिपेंडेंस. They lost any right of self-defense, of maintaining any diplomatic relationship, of employing foreign experts and settling the disputes with his neighbor. Neighbor के साथ में भी कोई dispute होता है तो वो भी ब्रिटिशों के माध्यम से ही सॉल्व करना होता था। तो वर्चुअली हम लोग देखते हैं कि इंडियन रूलर दे लॉस्ट ऑल द सोवरेनिटी, सबकी उनकी स्वतंत्रता जो है, जो भी ये अलायंस लेता था, सब्सिडरी अलायंस, उनकी खत्म हो जाती थी, और स्लोली वो जो होते थे ब्रिटिशों के अधीन हो जाते थे। They became subservient to the British, और
ब्रिटिश जो अधिकारी वहां पर होता था वो जनरली प्रॉमिस तो करते थे कि हम लोग आपके अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे, बट जनरली दे यूज्ड टू इंटरफियर एंड ट्राई टू क्रिएट ट्रबल फॉर द एम्परर, ट्राई टू क्रिएट ट्रबल फॉर द रूलर, सो दैट द रूलर शुड रिमेन ऑलवेज इन ट्रबल एंड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स। तो ये जो मेन क्लॉज थे, इसके ब्रिटिशों के लिए क्या क्या एडवांटेज थे वो हम लोग देखेंगे अभी। द सिस्टम वाज वेरी एडवांटेजेस टू द ब्रिटिशर्स। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय राजा के राज्यों में एक ऐसी आर्मी रहने लगी जो कि ब्रिटिशों के प्रति लॉयल थी, एंड ब्रिटिशर्स कुड यूज इट अगेंस्ट द सेम रूलर। वो कभी जरूरत पड़ने पे उसी रूलर के खिलाफ भी इस्तेमाल करती थी, कभी उस आर्मी को किसी और रूलर के साथ में लड़ाई करने के लिए भी इस्तेमाल करती थी। तो ये ब्रिटिशों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अभी क्या हुआ, लड़ाइया और आर्मी का रहना ऐसे एरिया में होने लगा जो कि ब्रिटिश एम्पायर के बाहर थी, किसी भारतीय राजा के किंगडम में ये आर्मी रहने लगी और उसका ट्रेनिंग होने लगा। ये जो so the war now it was fought outside the British territory, so British territory remained safe, वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होते थे। फिर ये जहां जहां आर्मी होती थी वहां के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को ये कंट्रोल करना शुरू करते थे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स मींस दोज एरिया व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू। As the army was stationed in the territories of the Indian ruler, it did not create a lot of jealousy for the other European power. Britishers, they control foreign relation and they also control the defense of the protected Ali. And as they were backed by the force, now they were backed by the military power, they could throw away the Indian ruler anytime and claim that the ruler is incompetent, replace the ruler, or even assimilate the kingdom in their own empire, as we will be seeing that as they have done in case of Awadh. British resident, they also had opportunity, as I already told you, to encourage the dissent and to encourage the revolt. And the Indian ruler, as now the foreign affairs are controlled by East India Company, the Indian ruler could not communicate with each other and form an alliance against the Britishers. It also checked the growth of French in India, because anybody who signs the subsidiary alliance will be under obligation not to employ any European in his court. किसी भी यूरोपियन को अपने दरबार में नौकरी में नहीं रख सकते थे। तो एक ब्रिटिश राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया है कि सिस्टम ऑफ फैटनिंग अलाइज आर लाइक फैटनिंग ऑक्स टिल दे वर वर्थी टू बी डेवोर्ड। मतलब जो यूरोप के लोग जो बीफ खाते हैं, तो वो ऑक्स को, बैल को या गाय को उनको चारा खिला खिला के मोटा करने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि उससे प्यार करते हैं, बल्कि उसका फ्लेश बढ़े और जब एक उचित समय आएगा तो उसको काट के खा जाए। तो ये एक बड़ा ही बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सटीक कमेंट किया है कि ब्रिटिशों की जो नीति थी इन भारतीय राजा के प्रति, उनको सब्सिडरी अलायंस देने की, वो नीति भी ऐसी थी कि उनको आप बस जीवित रखिए, उनको और आलसी बनाइए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। ये नहीं, इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन उनको आपको काटना है, मतलब उनको समाप्त करना है अपने स्वार्थ के लिए। और भारतीय राजाओं के लिए इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या क्या परिणाम रहे, ये हम लोग देखेंगे अभी। ये सिस्टम से क्या हो गया, अंदरूनी जो सिस्टम थी, अंदरूनी जो प्रशासन व्यवस्था थी, वो काफी खराब होने लगी। सब्सिडरी आर्मी का कॉस्ट जो था वो काफी ज्यादा होता था, पेमेंट एक आर्बिटरी होता था, कोई फिक्सेशन नहीं था, कोई निश्चित रूल नहीं था। ब्रिटिश अपने मर्जी से वो डिमांड बढ़ा भी देते थे, और इसके कारण क्या हो गया कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पूरी डिसरप्ट हो गई। ब्रिटिशों की डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशों के पास में फौज थी तो भारतीय राजा उनसे डरते थे, तो ब्रिटिशों की डिमांड पूरी करने के लिए भारतीय राजाओं ने क्या किया, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन देयर ओन पीपल। अपने ही लोगों के ऊपर वो ज्यादा टैक्स लगाने लगे। उसके कारण क्या हो गया, लोग और गरीब होने लगे, इम्प्रोवाइज हो गया। जो भारतीय राजाओं की आर्मी थी, सब्सिडरी अलायंस लेने के बाद में भारतीय राजाओं की आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। बहुत थोड़ी सेना भारतीय राजा रख सकते थे शो के लिए, नहीं तो उस आर्मी को समाप्त कर दिया जाता था। उसके कारण क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। जो लोग अभी फौज की नौकरी करते थे, उनको खेती पर निर्भर होना पड़ा। खेती, कई लोग ऐसे थे कि जिनका बहुत सारा जीवन फौज में चला गया था, उनको खेती करनी नहीं आती थी। तो इसके कारण क्या हो गया, देयर वाज अ मिजरी, लोगों में जहां जहां सब्सिडरी अलायंस आ गया, उसके परिणाम वहां पर लोगों में गरीबी छा गई। और कई लोग तो ऐसे हो गए, डिसबैंडेड सोल्जर थे, वो डकैती करने लगे, क्योंकि उनको खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी, बिजनेस करना नहीं आता था, तो पेट कैसे भरेंगे। तो इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी काफी खराब होने लगी थी। रूलर
अगर अच्छा रहता था तो थोड़ी बहुत कोशिश करता था, रूलर अगर आलसी रहता था, ऐश आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करता था, और ब्रिटिशर उसको इस बात के लिए इंकरेज करते थे कि तुम ऐसे रहो, क्या करना है, हम लोग है ना अपनी रक्षा के लिए, आप आराम से जिंदगी जीजिए जीजिए, आप आराम से जिंदगी बसर कीजिए, जो आपको ऐश आराम करना है कीजिए। तो ब्रिटिश इंडियन रूलर दे लॉस्ट ऑल द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की कंडीशन अच्छी हो, ये ये इस बात से उनको कोई ज्यादा सरोकार अभी नहीं रहने लगा। उनको लगा कि लोग कर भी क्या सकते हैं, मेरा मुझे तो ब्रिटिश फौज जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, मैं उनको पैसे देते रहूंगा, और देर दे लॉस्ट टच विद द पीपल, ब्रिटिश भारतीय राजा महाराजा और लोग इनके बीच का संपर्क जो है वो काफी खत्म सा हो गया। सब्सिडरी आर्मी जो थे वो जो भी उनको पैसा देता था, जो भी राजा उनको पैसा देता था, जमीन देता था, उनको सपोर्ट करते थे, चाहे वो राजा दुर्बल क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट क्यों ना हो। अभी उसके कारण क्या हो गया, पहले जमाने में कम से कम छोटे छोटे राज्यों में ये हुआ करता था कि राजा अगर बहुत दमनकारी हो, बहुत दुष्ट हो, बहुत स्वार्थी हो और कैपेबल अगर नहीं हो, तो लोग कम से कम कोशिश करते थे कि कुछ रिवॉल्यूशन हो और राजा बदल जाए, या फिर राजा के बेटे को गद्दी पे लाया जाए, राजा के भाई को गद्दी पे लाया जाए। तो ये जो रिवॉल्यूशन की जो सिस्टम थी, ब्रिटिशों ने इसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि राजा भले ही दुर्बल क्यों ना हो, जब तक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देते रहेगा या जमीन देते रहेगा, तब तक उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये इसके कारण भी वहाँ जो थी पॉलिटिकल सिस्टम जो थी काफी खराब होती चली गई, और रूलर जो है दे वर्चुअली लॉस्ट ऑल द इंडिपेंडेंस। अभी ये मैंने आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए, अभी एक निजाम का उदाहरण हम लोग देते हैं कि इनकी जो सिस्टम जो थी किस किस तरीके से काम करती थी। ब्रिटिश हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते रहते थे कि कौन सा भारतीय राजा थोड़े संकट में है। तो निजाम जो था वो थोड़ा संकट में इसलिए था क्योंकि उसके उत्तर में मराठों का राज्य था और दक्षिण में मैसूर का राज्य था, और ये दोनों के बीच में उसका राज्य था, तो उसको डर लगता था। तो एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन फ्रेंच। इनिशियली एक यूरोपियन पावर के ऊपर वो निर्भर रहने लगा, और बाद में वहां पर दरबार में जो थे वो ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ा, और नाउ ही बिकेम फ्रेंड विद द ब्रिटिशर्स। सो 1785 में उन्होंने निजाम ने ब्रिटिशों के साथ में एक ट्रीटी साइन की, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द ब्रिटिशर्स वेर अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट निजाम। लेकिन 1794-95 में निजाम और मराठा के बीच में जो लड़ाई हुई, उस समय में ब्रिटिशों की जो नीति थी वो थी थोड़ा न्यूट्रल रही है, और मराठे भी उस समय काफी स्ट्रांग थे। सो ब्रिटिश दे डिड नॉट गो एंड हेल्प द निजाम, and this has angered निजाम ने ब्रिटिशों के साथ में अपनी फ्रेंडशिप जो थी वो तोड़ दी, और ही स्टार्टेड डेटिंग टुवर्ड्स फ्रेंच के साथ में उसने दोस्ती बनानी शुरू कर दी। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली जब आए, लॉर्ड वेलेस्ली ने काफी कोशिश की कि निजाम के दरबार में कोई ऐसा है क्या जो अपना इंटरेस्ट बढ़ा सके, ब्रिटिशों का कोई दोस्त बन सकता है क्या। तो मीर आलम एक मिनिस्टर थे निजाम के, वो उनके साथ में ब्रिटिशों ने दोस्ती की, एंड थ्रू हिम विद परसुएशन 1798 Nizam he signed a subsidiary alliance with the Britishers, and he was the first person to sign the new subsidiary alliance that was put in the place by Lord Wellesley. So Nizam, according to this treaty, Nizam agreed to keep 6 companies of British army in his kingdom. He agreed to give 24 lakh rupees per year for an expenditure of the army. जो फ्रेंच सोल्जर उसके दरबार में थे उसको उसने नौकरी से निकालने के लिए ही एग्रीड। Then he also agreed that all the disputes between Nizam and Marathas will be solved with the help of the British. And the Britishers from their part they agreed that अगर पेशवा की कोई अनजस्टिफाइड डिमांड है तो उसको हम लोग I mean we will help Nizam in that case, पेशवा और निजाम के साथ में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब वो पैसे पे नहीं कर पाया तो देन इन 1800 में a new treaty was implemented। उसके पहले ही निजाम को कंपेल कर दिया गया कि आप कुछ टेरिटरी, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, सो यू हैव टू गिव सम टेरिटरी सो दैट द आर्मी कैन बी मेंटेन। एंड 2 साल बाद ही देखिए कैसे ब्रिटिश कोशिश करते थे कि उनको जब लगा कि निजाम अभी हमारे कब्जे में है, तो 2 साल बाद ही ट्रीटी को रिन्यू कर दिया गया। 1800 में एक नई ट्रीटी ब्रिटिश निजाम के ऊपर इम्पोज कर दी गई। इस ट्रीटी के अनुसार द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन निजाम कैपिटल वाज इंक्रीज। आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। उसके पहले जो एक लड़ाई हुई थी मैसूर के साथ में, उसमें ब्रिटिशों ने और निजाम ने एक साथ मिलकर वो लड़ाई की थी, और उस लड़ाई के बाद में मैसूर का कुछ हिस्सा निजाम को दे दिया गया था। लेकिन अभी कह दिया गया कि भाई
फौज का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, और वो जो हिस्सा निजाम को दे दिया गया था वो टेरिटरी ब्रिटिशों ने वापस ले ली। तो आप देखिए हर जगह पर जो ब्रिटिश हो उनके हाथ में पावर थी, तो कोई नैतिकता या कोई मोरालिटी की बात वो नहीं सुनते थे। जो उनको ठीक लगता था अपने इंपेरियल इंटरेस्ट के लिए वो काम वो अक्सर करते थे। हाँ, कोणाचा स्पीकर सुरू झालेला आहे, प्लीज स्विच ऑफ द स्पीकर। मेरी आवाज आ रही है? वेल, now Nizam will not maintain any relation with the foreign power without the consent of the British, ये बात भी उन्होंने कही थी। And all the conflict with the other power should be resolved through the British। And Nizam, of course, Britishers have promised that you will remain independent in the internal administration। अभी उसके consequences क्या हुए हम लोग देखते हैं अभी। ड्यू टू दिस निजाम बिकेम इनफेक्टिव, वो सारा इनफेक्टिव हो गया। जो एग्रीमेंट वाज क्वाइट बेनिफिशियल विद द ब्रिटिशर्स, एंड नाउ फॉरेन रिलेशन उसको ब्रिटिशों के माध्यम से करने हैं, तो इट हैज रिड्यूस्ड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मराठान एंड निजाम ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर। From Amazon. Well, okay, let us go ahead again. Well, okay. So, as now the foreign affair has to be conducted through Britishers, so it has nullified any possibility of Marathas and Nizam joining hands together against the Britishers। ये सबसे बड़ी पावर उस समय वहां पर थी इंडिया में, बहुत बड़ी बड़ी पावर। तो ये दोनों का एक साथ लाना ब्रिटिशों ने नामुमकिन कर दिया, क्योंकि अभी निजाम कोई भी किसी भी भारतीय पावर के साथ में रिलेशन नहीं रख सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और निजाम के एक्सपेंस पे बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी वहां पर मेंटेन कर दी गई, और इसी आर्मी को बाद में ब्रिटिशों ने मराठों के खिलाफ इस्तेमाल किया। निजाम जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी केयरलेस हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन डिटोरेट होते चला गया। सो इस तरीके का हम लोग देखते हैं। निजाम के एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो थी वो हमेशा ब्रिटिशों के लिए बेनिफिशियल होती थी, और भारतीय रूलर के लिए और भारतीयों के लिए ये काफी नुकसानदेह होती थी। और उसके बाद में निजाम के बाद में हम लोग देखते हैं कि अदर स्टेट जो थे, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा 1802, हम लोगों ने ये बात देखी है कि कैसे 1802 के दिसंबर में बाजीराव सेकंड ने ये बसई द ट्रीटी ऑफ बेसिन में एग्रीमेंट साइन किया था, एंड ही एक्सेप्टेड सब्सिडारी अलायंस। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा ने भी 1802 में ही इस अलायंस को स्वीकार किया था। भोसले ऑफ नागपुर को जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हरा दिया गया, तो दे हैव एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। सीनियर्स वेर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इन 1804। और राजपूत स्टेट्स भी, जोधपुर, जयपुर, बूंदी एंड रूलर ऑफ भरतपुर के जो जाट राजा थे उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया। तो हम लोग देखते हैं सब्सिडरी अलायंस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट द ब्रिटिशर्स हैव यूज्ड टू इंक्रोच ऑन द टेरिटरी ऑफ द इंडियन रूलर, टू गेट एंट्री इनटू their domain, and then finally make them weak, and finally pave the way, finally make a way so that they can completely assimilate those kingdom in their own empire। So this is what the subsidiary alliance is all about। I have nothing more to say on subsidiary alliance, so if you have any doubt you may please ask me, otherwise we are